1912 में जब टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर निकला तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह जहाज कभी डूब सकता है। इसे कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाता था क्योंकि इसकी बनावट इतनी मजबूत थी कि कोई भी प्राकृतिक आपदा इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। लेकिन 14 अप्रैल 1912 की रात अटलांटिक महासागर में जो हुआ उसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। यह न केवल एक जहाज की तबाही थी बल्कि इंसानी साहस, डर, बलिदान और सामाजिक भेदभाव की भी एक दिल दहला देने वाली कहानी थी। नमस्कार दोस्तों, आज हम इतिहास के सबसे बड़े जहाज टाइटैनिक पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1900 की दशक के शुरुआत में ट्रांस अटलांटिक यात्री व्यापार अत्यधिक लाभदायक और प्रतिस्पर्धी था, जिसमें जहाज लाइनें धनी यात्रियों और अप्रवासियों को लेकर जाने के लिए होड़ करती थी। इनमें से दो मुख्य लाइनें थी, व्हाइट स्टार और कुनार्ड। 1907 की गर्मियों तक दो नए जहाजों की शुरुआत के साथ कुनार्ड अपना हिस्सा बढ़ाने के लिए तैयार हो चुका था। लुसिटानिया और मॉरिटानिया जो उस वर्ष के अंत में सेवा में आने वाले थे, दोनों यात्री लाइनर पर अपनी अपेक्षित गति के लिए बहुत ध्यान आकर्षित कर रहे थे। बाद में दोनों ने अटलांटिक महासागर को पार करते हुए गति रिकॉर्ड बनाए। अपने प्रतिस्पर्धी का जवाब देने की तलाश में व्हाइट स्टार के अध्यक्ष जे ब्रूस स्मे ने कथित तौर पर मुलाकात की विलियम पिर्री से, जो बेलफास्ट जहाज का निर्माण फर्म को नियंत्रित करते थे, हॉलैंड और वुल्फ, जिन्होंने व्हाइट स्टार के अधिकांश जहाज का निर्माण किया था। दोनों लोगों ने बड़े जहाज का एक वर्ग बनाने की योजना तैयार की, ऐसी जहाज जो अपनी गति के बजाय अपने आराम के लिए जाने जाते थे। अंततः यह निर्णय लिया गया कि 3 जहाज बनाए जाएंगे, ओलंपिक, टाइटैनिक और ब्रिटानिक। 31 मार्च 1909 को ओलंपिक पर काम शुरू होने के लगभग 3 महीने बाद टाइटैनिक के लिए कील रखी गई। दोनों जहाजों को एक विशेष रूप से निर्मित ढांचा में एक साथ बनाया गया था, जो उनके अभूतपूर्व आकार को समायोजित कर सकता था। इन जहाजों को बहुत इंटेलिजेंटों द्वारा डिजाइन किया गया था। थॉमस एंड्रयूज ऑफ हॉलैंड एंड वुल्फ। अलंकृत सजावट के अलावा टाइटैनिक में एक विशाल प्रथम श्रेणी का भोजन कक्ष, 4 लिफ्ट, एक स्विमिंग पूल, एक जिम, साथ ही एक लाइब्रेरी थी और इसके अलावा कई सारे फैसिलिटी जहाज में उपलब्ध थी। मानो उस समय 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ रही थी टाइटैनिक। इसकी द्वितीय श्रेणी के आवास अन्य जहाजों पर प्रथम श्रेणी की सुविधाओं के बराबर थे और इसके तृतीय श्रेणी प्रस्ताव हालांकि मामूली थे, फिर भी उनके सापेक्ष आराम के लिए जाने जाते थे। सुरक्षा तत्वों के अनुसार टाइटैनिक में 16 डिब्बे थे, जिनमें दरवाजे शामिल थे और उन्हें पुल से बंद किया जा सकता था ताकि पतवार टूटने की स्थिति में पानी को रोका जा सके। हालांकि उन्हें जलरोधी माना जाता था। जहाज के निर्माताओं ने दावा किया कि 16 डिब्बों में से अगर 4 डिब्बों में भी पानी भर गया तो भी ये जहाज तैरता रहेगा। इस प्रणाली के कारण कई लोगों ने दावा किया कि टाइटैनिक कभी डूबने वाला नहीं था। अपनी पहली यात्रा पर निकलने की तैयारी करते समय टाइटैनिक दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शानदार जहाजों में से एक था। इसका रजिस्ट्रेशन भार यानी वहन क्षमता 46,300 टन था और जब जहाज पूरी तरह से लदा हुआ था तो इसका वजन 52,000 टन से अधिक था। टाइटैनिक लगभग 269 मीटर लंबा और 28.2 मीटर चौड़ा था। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने अपनी पहली यात्रा शुरू की, जो इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। इसमें करीब 2,224 लोग सवार थे, जिनमें से करीब 1,300 यात्री थे। यात्रियों में अमीर व्यापारी, उच्च समाज के लोग, मध्य वर्गीय परिवार और तीसरी श्रेणी के प्रवासी शामिल थे, जो अमेरिका में एक नई जिंदगी शुरू करने का सपना देख रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता कि उनकी ये आखिरी रात होने वाली है। मिलीनियर स्पेशल नाम से मशहूर, जिन्हें अमीर यात्रियों के बीच उनकी लोकप्रियता के कारण करोड़पति का कप्तान के रूप में जाना जाता था। व्हाइट स्टार लाइन के सबसे वरिष्ठ कप्तान एडवर्ड जॉन स्मिथ को टाइटैनिक की कमान संभालने के लिए ओलंपिक से स्थानांतरित किया गया था। हेनरी टिंगलवाइल्ड भी चीफ मेट का पद संभालने के लिए ओलंपिक से आए थे। 14 अप्रैल की शाम टाइटैनिक आइसबर्ग वाले क्षेत्र के पास पहुंचने लगा। स्मिथ ने जहाज के मार्ग को थोड़ा बदलकर दक्षिण की ओर आगे बढ़ा दिया। हालांकि उन्होंने जहाज की गति को लगभग 22 समुद्री मील बनाए रखा। आसान भाषा में बोले तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रहे थे। रात करीब 9:40 पर मेसाबा ने बर्फ के मैदान की चेतावनी भेजी। यह संदेश टाइटैनिक के पुल तक कभी नहीं पहुंचा। यह लोग हर वार्निंग को इग्नोर करते रहे। लास्ट वार्निंग 10:55 पर आती है। कैलिफोर्नियन ने संदेश भेजा कि बर्फ से घिर जाने के कारण वह रुक गया है। फिलिप्स, जो यात्रियों के संदेश संभाल रहे थे, उन्होंने कैलिफोर्नियन को बीच में बोलने के लिए डांटा। 14 अप्रैल की रात के बारे में खास बात यह है कि चांद बाहर नहीं आया था। बिना मून के कोई मून लाइट नहीं थी, तो दूर तक देखना भी मुश्किल हो गया
गया था। 2 चौकीदार फ्रेडरिक फ्लीट और रेजिनाल्ड ली टाइटेनिक के कौवे के घोंसले में तैनात थे। आसान भाषा में बोले तो यह एक छोटा सा प्लेटफॉर्म रहता है जो काफी हाइट्स पर होता है। लुक आउट पॉइंट कर सकते हो। यहाँ पर किसी को बिठा कर रखा जाता है हमेशा, ताकि सामने जहाज के क्या आ रहा है वो नजर रखते रहे। तो यहाँ पर जो 2 लोग बैठे थे उन्हें बड़े ही ठंड का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि तापमान माइनस में चला गया था और तेज रफ्तार की वजह से ठंडी हवाएं लग रही थी। ऊपर से रात का समय था और ठंडी हवाओं की वजह से आंखों से आंसू भी आ रहे थे, जिससे आगे देखना और भी मुश्किल हो गया था। रात के 11:39 पर फ्रेडरिक रेजिनाल्ड, जो कौवे के घोंसले में बैठे थे, अचानक उन्हें अपने सामने दिखाई देता है एक बड़ा सा बर्फ का पहाड़। एक आइसबर्ग आ गया है। जल्दी से 3 बार घंटी को बजाते हैं ताकि नीचे बैठे हुए लोग सुन सके। फिर फोन उठाकर कॉल करते हैं। ऑफिसर्स को ब्रिज पर चिल्लाकर कहते हैं, सामने हमारे एक आइसबर्ग है, जल्दी से जहाज को मोड़ो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत लेट हो चुका था। सिर्फ 1 मिनट बाद 11:40 पर जहाज का अगला हिस्सा आइसबर्ग से टकरा जाता है। इस टकराव की वजह से कम जलरोधी 5 डिब्बे टूट जाते हैं और एक हल्का क्षतिग्रस्त हो जाता है। नुकसान का आकलन करने के बाद एंड्रयूज ने निर्धारित किया कि जैसे ही जहाज के आगे के डिब्बे में पानी भरेगा, इसका अगला हिस्सा समुद्र में और भी गहराई तक चला जाएगा, जिससे टूटे हुए डिब्बों से पानी प्रत्येक अगले डिब्बे में फैल जाएगा। इसका मतलब अब टाइटेनिक डूब जाएगा। कैप्टन स्मिथ ने फ्लिप्स को संकट संकेत भेजने के लिए आदेश दिया, जिनमें से एक सिग्नल इनका 15 अप्रैल को लगभग 12:20 पर कारपेथिया नाम का एक जहाज पकड़ लेता है। तब वह टाइटेनिक से 107 किलोमीटर दूर था और उसे वहां तक पहुंचने में लगभग 3 घंटे से ज्यादा का समय लगा। ओलंपिक सहित अन्य जहाजों ने प्रतिक्रिया दी, लेकिन सभी बहुत दूर थे। पास में एक जहाज देखा गया, लेकिन टाइटेनिक उससे संपर्क करने में असमर्थ था। कैलिफोर्नियन भी आसपास था, लेकिन उसका वायरलेस रात के लिए बंद कर दिया गया था। जब नजदीकी जहाज से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा था, तो उस समय लाइफ बोट्स उतारी जाने लगी थी। सबसे पहले महिलाओं और बच्चों को उतारने का ऑर्डर दिया गया। हालांकि टाइटेनिक की लाइफ बोट्स की संख्या ब्रिटिश बोर्ड ऑफ ट्रेड द्वारा आवश्यक संख्या से अधिक थी, फिर भी इसकी 20 नाव केवल 1178 लोगों को ले जा सकती थी, जो यात्रियों की कुल संख्या से बहुत कम थी। लाइफ बोट की क्षमता से काफी कम मात्रा में उतारे जाने से यह समस्या और भी बढ़ गई, क्योंकि यात्री यह मान रहे थे कि जहाज डूबने वाला नहीं है। लाइफ बोट संख्या 7, जो टाइटेनिक से सबसे पहले उतारी गई थी, इसमें केवल 27 लोग सवार थे। हालांकि इसमें 65 लोगों के बैठने की जगह थी। अंत में लाइफ बोट में केवल 705 लोगों को ही बचाया जा सका। जब टाइटेनिक डूब रहा था, उस समय यात्रियों को शांत रखने और उनका मनोरंजन करने के लिए जहाज के संगीतकारों ने संगीत बजाया। पहले उन्होंने प्रथम श्रेणी के लाउंज में संगीत बजाया, लेकिन जब जहाज डूबने लगा तो वे डेक पर आ गए और बजाना जारी रखा। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार संगीतकारों ने जहाज डूबने के आखिरी समय तक प्रदर्शन किया। यह बहुत साहस की बात थी, क्योंकि वे जानते थे कि जहाज के साथ वे भी डूब जाएंगे। आखिरी गीत कौन सा था, इस बारे में अलग अलग कहानियां हैं। कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने स्वीट सफरिंग बजाया, जबकि कुछ का कहना है कि आखिरी गाना नियर माई गॉड टू थी था, जो ईश्वर के शरण में जाने का संदेश देता है। दुर्भाग्य से कोई भी संगीतकार जीवित नहीं बचा, लेकिन उनकी बहादुरी की आज भी दुनिया भर में सराहना की जाती है। रात के 1 बजे जहाज के भव्य सीढ़ियों के पास पानी दिखने लगा। अब सब यात्री को यकीन हो जाता है कि यह जहाज सच में डूब जाएगी। यात्री डरने लगे और लाइफ बोट में बैठने के लिए संघर्ष करने लगे। लाइफ बोट नंबर 14 में कुछ पुरुष जबरदस्ती चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। 5वें अधिकारी हेरोल्ड लोवे ने 3 बार अपनी बंदूक चलाई ताकि अफरा तफरी न मचे। इस समय संदेश भेजने वाले रेडियो ऑपरेटर फिलिप्स को भी एहसास होने लगा कि अब जहाज ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। वे लगातार संकट संदेश भेज रहे थे, लेकिन समय बहुत कम बचा था। अब टाइटेनिक के आगे का हिस्सा पानी में डूबने लगा और पीछे का हिस्सा उठने लगा। इससे बीच का हिस्सा बहुत ज्यादा दबाव में आ गया। रात के 2 बजे जहाज का पिछला हिस्सा पानी से बाहर निकल आया, जिससे उसके प्रोपेलर साफ दिखाई देने लगे। अब टाइटेनिक पर सिर्फ 3 लाइफ बोट्स बची थी। कैप्टन स्मिथ ने अपने चालक दल को आजाद कर दिया और कहा, अब हर किसी को अपनी जान बचानी होगी। उन्हें आखिरी बार जहाज के कंट्रोल रूम यानी पुल पर देखा गया, लेकिन उनका शव कभी नहीं मिला। रात 2:18 पर अचानक टाइटेनिक की सभी लाइटें बंद हो गई। इसके बाद जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया। आगे का हिस्सा पानी में तेजी से डूब गया। रिपोर्टों में अनुमान लगाया गया कि उस हिस्से को समुद्र तल तक पहुंचने में लगभग 6 मिनट लगे, जो संभवतः लगभग 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा
कर रहा था। जहाज का पिछला हिस्सा कुछ समय के लिए पानी में वापस आ गया। थोड़ी देर तक पानी में तैरता रहा, लेकिन 2:20 पर टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में गायब हो गया और सैकड़ों यात्री तथा चालक दल के सदस्य बर्फीले पानी में छटपटा रहे थे। पानी इतना ठंडा था कि कुछ ही मिनटों में उनके शरीर सुन्न पड़ने लगे। कई लोग डूबने से पहले ही ठंड के कारण बेहोश हो गए। लाइफ बोट्स में बैठे लोग यह सब देख रहे थे, लेकिन डर और घबराहट के कारण तुरंत वापस जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। उन्हें डर था कि अगर वे डूबते लोगों को बचाने के लिए लौटे तो ज्यादा लोग नाव में चढ़ने की कोशिश करेंगे और वह पलट जाएगी। कुछ लोगों ने जोर दिया कि उन्हें वापस जाना चाहिए, लेकिन बाकी ने विरोध किया। इसी दुविधा में कीमती समय बीतता चला गया। आखिरकार कुछ लाइफ बोट्स ने हिम्मत जुटाकर वापस जाने का फैसला किया। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ठंड से कांपते लोग अब शांत हो चुके थे। पानी में तैरते शवों के अलावा वहाँ कोई आवाज नहीं थी। चारों ओर सिर्फ अंधेरा था और बर्फीले पानी की सर्द लहरें थी। इस भयानक दुर्घटना में 1500 से अधिक लोगों की जान चली गई। इनमें से लगभग 700 चालक दल के सदस्य थे जो जहाज के साथ ही डूब गए, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान तृतीय श्रेणी के यात्रियों को हुआ। जहाज में 710 तीसरी श्रेणी के यात्री सवार थे, लेकिन उनमें से केवल 174 ही जीवित बच सके। उनके पास भागने के कम मौके थे क्योंकि ऊपरी डेक तक पहुंचने का रास्ता सीमित था। टाइटैनिक डूबने के 1 घंटे से भी ज्यादा समय बाद सुबह करीब 3:30 बजे MS कारपेथिया जहाज इस इलाके में पहुंचा और उसे लाइफ बोट नंबर 2 सबसे पहले मिला। अगले कई घंटों में कारपेथिया ने सभी बचे हुए लोगों को निकाल लिया। इसके बाद कई सारे सवाल उठे और कुछ ऐसी बातें सामने आई जिन्हें जानकर हर कोई हैरान रह गया। क्या आप जानते हैं कि उस रात एक जहाज टाइटैनिक के पास था जो सिर्फ 37 किलोमीटर दूर था और अगर वह समय पर आता तो बहुत लोगों की जान बच सकती थी। वह जहाज था MS कैलिफोर्नियन। MS कैलिफोर्नियन से टाइटैनिक को 1 घंटा पहले ही आइसबर्ग की चेतावनी दी गई थी, जो मैं पीछे वीडियो में बता चुका हूँ। कैलिफोर्नियन ने कहा था, सावधान रहो, यहाँ बहुत से आइसबर्ग हैं। फिर रात करीब 11:10 पर कैलिफोर्नियन के रेडियो ऑपरेटर ने अपना रेडियो बंद कर दिया और जहाज को रोक लिया क्योंकि उसे डर था कि समुद्र में खतरा हो सकता है। यहाँ एक और चौंकाने वाली बात यह थी कि जब टाइटैनिक डूब रहा था तब टाइटैनिक के लोग MS कैलिफोर्नियन को देख सकते थे और सोच रहे थे कि वह मदद के लिए आ रहा है। लेकिन जब टाइटैनिक पर रॉकेट और फ्लेयर्स फेंके गए, कैलिफोर्नियन के लोग भी इन्हें देख रहे थे, लेकिन उनके कप्तान स्टैनली लॉर्ड ने इन सिग्नल्स को सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने सोचा कि शायद टाइटैनिक में लोग बस पार्टी कर रहे होंगे और यह कोई आपातकालीन संकेत नहीं है। अगर कैलिफोर्नियन के कप्तान ने उस सिग्नल्स को सही समय पर गंभीरता से लिया होता तो कितने सारे लोगों की जान बच सकती थी। अगले दिन जब MS कैलिफोर्नियन ने अपना रेडियो फिर से चालू किया तो उन्होंने टाइटैनिक के SOS कॉल सुनी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब कैलिफोर्नियन वहां पहुंचा तो पानी में डेड बॉडीज तैर रहे थे। ब्रिटिश इंक्वायरी ने पता लगाया कि इतने वार्निंग्स मिलने के बावजूद जहाज की स्पीड कम क्यों नहीं किया गया। इसके पीछे कई थ्योरी है। बहुत लोग मानते हैं कि जोसेफ ब्रूस इसमें, जो व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के चेयरमैन थे, यानी उस कंपनी के मालिक जिसने टाइटैनिक को बनाया था, उन्होंने कैप्टन स्मिथ पर दबाव डाला। उनका मानना था कि टाइटैनिक को सिर्फ 6 दिनों में अपनी यात्रा पूरी करनी चाहिए ताकि पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर टाइटैनिक यह साबित कर सके कि यह जहाज दुनिया का सबसे बड़ा ही नहीं बल्कि सबसे तेज जहाज भी है, क्योंकि इसे बनाया ही गया था इसीलिए ताकि कुनार्ड जहाजों से आगे निकल सके। मैंने शुरू में ही बताया था, जब टाइटैनिक डूबा तब पूरी दुनिया को समझ में आया कि जहाजों की सुरक्षा सबसे जरूरी होती है। इसलिए 1914 में इंटरनेशनल आइस पेट्रोल बनाया गया, जो जहाजों को आइसबर्ग के खतरे के बारे में पहले से चेतावनी देता है। इसके अलावा सोलास नामक एक नया नियम बनाया गया जिसका फुल फॉर्म होता है सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी। इसके अंतर्गत हर जहाज में 24 आवर्स रेडियो और SOS सिग्नल ऑन हो ताकि संकट के समय जहाज दूसरों से संपर्क कर सके। टाइटैनिक दुर्घटना के बाद सभी जहाजों को सुरक्षा के कड़े नियमों का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया ताकि फिर कभी ऐसा हादसा न हो, और रेडियो संदेश भेजने और प्राप्त करने के महत्व को समझाया गया। टाइटैनिक का टेस्ट कब और कैसे किया गया था? 31 मई 1911 को दोपहर 2:15 बजे लाखों लोगों की भीड़ इस अद्भुत जहाज को देखने के लिए जमा हुई थी। वहाँ कई बड़े बड़े लोग भी आए थे, जिनमें लॉर्ड पिर्री, जे पियरपोंट मॉर्गन और जे ब्रूस इसमें शामिल थे। टाइटैनिक को धीरे धीरे लेगन नदी में उतारा गया, लेकिन इसे सही से फिसलने के लिए रास्ते पर 22 टन साबुन और चर्बी डाली गई थी। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग खुशी से झूम उठे। इसके लगभग 1 साल बाद टाइटैनिक को पूरा कंप्लीट करने के बाद सी ट्रायल किया
गया। जब कोई नया जहाज बनता है तो उसे समुद्र में चलाने से पहले यह देखा जाता है कि वह सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। इसे समुद्री परीक्षण या सी ट्रायल कहा जाता है। टाइटैनिक का समुद्री परीक्षण 2 अप्रैल 1912 को सुबह 6 बजे शुरू हुआ। उस समय मौसम बहुत खराब था, इसलिए इसे एक दिन के लिए रोकना पड़ा, लेकिन अगली सुबह मौसम साफ हो गया और फिर जहाज को चलाने का काम शुरू हुआ। इस दौरान कई बातें परखी गई। पॉइंट नंबर 1, गति की जांच। टाइटैनिक को अलग अलग स्पीड पर चलाकर देखा गया। पॉइंट नंबर 2, मोड़ने की क्षमता। यह देखा गया कि टाइटैनिक कितनी जल्दी मुड़ सकता है। पॉइंट नंबर 3, अचानक रुकने की परीक्षा। इस परीक्षण में जहाज के इंजन को पूरी ताकत से पीछे की ओर घुमाया गया, जिससे यह सिर्फ 3 मिनट 15 सेकेंड में रुक गया। परीक्षण के दौरान टाइटैनिक ने करीब 150 किलोमीटर की दूरी तय की। इसकी औसत गति 33 किलोमीटर प्रति घंटा थी और यह 39 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकता था। शाम 7 बजे जब सभी परीक्षण सफल हो गए तो अधिकारियों ने इसे समुद्र में चलाने की अनुमति दे दी। इसके बाद टाइटैनिक साउथहैम्पटन के लिए रवाना हुआ और इसकी पहली यात्रा 1060 किलोमीटर का था।